हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 तक इनकी हाइस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है और बाकी के एपिसोड्स में ये लोग पुलिस से भागते ही नजर आएंगे। और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां काइला ब्रूस के फेक पासपोर्ट को डिलीट कर रही होती है। वहां मौजूद वो बंदा काइला से पूछ रहा होता है और उसके टेबल के करीब आता है जहाँ वो ब्रूस को देख लेता है कि वो टेबल के नीचे छुपा है और वो अपनी गन निकाल लेता है और उसे कहता है कि बाहर आ जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तो ब्रूस टेबल के नीचे से एक डंबल उठाता है जिसे वो अपनी जैकेट के पीछे छुपा लेता है। तो काइला उससे कहती है कि गोली मत चलाना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बंदा उनसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ब्रूस अपनी आईडी निकालने के बहाने से वो डंपल उस बंदे पर फेंकता है जिससे उसकी गन टेबल पर गिर जाती है और उसे काइला उठा लेती है और वो उनसे कहती है तुम्हारे पास जो भी है निकालो। और वो लोग वहां से 645 यूरोस चुराते हैं ताकि उन लोगों को ये लगे कि ये लोग यहाँ से पैसे चुराने के लिए आए थे और उनका ध्यान उस फेक पासपोर्ट की तरफ न जाए। और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में ब्रूस उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेहतर जानने लगा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो काइला उससे कहती है कि तुम ये बात मुझसे दूसरी बार कह रहे हो, जिससे काइला उससे नाराज हो जाती है। और रॉय और कैमेरॉन भी उस होटल से बाहर निकल चुके होते हैं और रॉय उसे कहता है कि सबसे पहले हमें एक कार चुरानी होगी। तो कैमेरॉन उससे कहती है कि हम वही कार चुराएंगे जिसमें अलार्म सिस्टम न लगा हो। तो रॉय उसे कहता है इस बार हम चुराएंगे महंगे वाली कार जो चले तो आग लगा दे। और किस्मत से हम पेरिस के उस इलाके में हैं जहां चारों तरफ क्लब्स हैं और ये क्लब के बाहर जाते हैं और वहां खड़े उन गार्ड्स को कहते हैं कि हमें बस एक ड्रिंक पीने के लिए अंदर जाना है। तो वो गार्ड कहता है कि आज अंदर जाने के लिए एक ड्रेस कोड है और वो गार्ड उन्हें अंदर इंटर नहीं होने देता। और रॉय वहां से एक गुब्बारा और एक प्लास्टिक की बोतल उठाता है और कैमेरॉन उसे दिखाती है कि वो उन चुराए गए हारों में से एक हार अपने साथ लेकर आई है। तो ब्रूस उससे पूछता है कि तुम इसे बाहर क्यों लेकर आई हो। तो कैमेरॉन उसको कहती है कि किसी को एक रात इतना महंगा हार पहनने का मौका नहीं मिलता, तुम टेंशन मत लो, मैं दमियान को बता दूंगी कि जल्दबाजी में ये मेरी जेब में रह गया था। और रॉय उसे कहता है कि तुम पार्किंग के एग्जिट पर जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। और उस क्लब से कबल बाहर आता है जो अपनी कार को अनलॉक करता है और रॉय उस कार के सिलेंडर पर उस गुब्बारे को डाल देता है और उसके एक व्हील में उस बोतल को फंसा देता है। और जब वो बंदा अपनी कार को स्टार्ट करता है तो पहले उसे गुब्बारा फटने की आवाज आती है और इसके बाद उसकी गाड़ी का व्हील चलता ही नहीं है, जिससे वो बाहर आ जाता है और रॉय उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और वो पार्किंग के एग्जिट से कैमेरॉन को बिठाता है। और इसके बाद ये लोग पेरिस की सड़कों पर उस कार को भगाना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां कुछ लोग रेस कर रहे होते हैं। और रॉय उस रेस के प्रमोटर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने अगली रेस में कार दौड़ानी है। और वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारी जेब में 10,000 यूरोस लगाने को है। तो रॉय उससे कहता है कि 10,000 यूरोस तो नहीं है मेरे पास एक कार है और वो इस बेट से 4 गुना ज्यादा महंगी है। और ये रेस भी कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है जहां लड़की कार के ऊपर खड़ी होती है और उसका पार्टनर गाड़ी चलाता है और ये लोग रेस स्टार्ट करते हैं और रॉय ये रेस जीतने ही वाला होता है। लेकिन कैमेरॉन के फोन पर एक जिमी नेम से कॉल आती है और कैमेरॉन को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है और वो चीखना स्टार्ट कर देती है कि रॉय गाड़ी रोको। और वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक बेल्ट को भी छोड़ देती है जिससे वो गिरने लगती है और रॉय अपनी कार को रोक देता है जिससे ये वो बेट हार जाते हैं। और इनके रेस हारने के बाद ये लोग कार उस रेस के प्रमोटर को दे देते हैं और कैमेरॉन जो हार अपने साथ लाई थी वो हार इस कार में ही रह जाता है। कैमेरॉन रॉय से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। रॉय उसे एक बंद जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक प्लेन खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तो कैमेरॉन उससे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, हम रेस जीतने ही वाले थे पर अचानक से मेरा फोन बजा। तो रॉय उससे पूछता है कि किसका फोन था। तो कैमेरॉन बताती है कि मेरे एक्स का फोन था जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। तो रॉय उससे पूछता है कि उसने तुम्हें इस वक्त क्यों फोन किया। तो कैमेरॉन उससे कहती है कि मैंने उसे पहले ही कॉल किया था, पता नहीं क्यों चोरी के बाद मुझे एक जादुई सा महसूस हो रहा था और मैं इस एहसास को किसी से बांटना चाहती थी और मैंने उसे कॉल किया और वॉइस मेल पर उसकी आवाज सुनकर दिल भर आया, इसलिए मैंने वो फोन काट दिया और फिर मैं तुम्हारे साथ बाहर आना चाहती थी और इसके बाद मैंने उसे दोबारा कॉल नहीं किया। रॉय उससे पूछता है तुम्हारे और उस बंदे की कहानी क्या है। तो कैमेरॉन उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए मेरी पूरी कहानी सुनना होगी। तो रॉय उससे कहता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, मुझे नहीं लगता इतनी सुबह कोई प्लेन उड़ाने वाला है। तो कैमेरॉन उसे बताती है मैं एक म्यूजिक बैंड के लिए पागल थी, मैं उनके गाने लूप में सुना करती थी और उनके कॉन्सर्ट्स के लिए घंटों लाइन में लगी रहती थी। और फिर एक दिन उसने मुझे बैक स्टेज का पास दिया और वहां से
हमारी ये कहानी स्टार्ट हुई। मैंने बस स्कूल से जाना छोड़ दिया, वो बाइक से मुझे छोड़ता था। हम कैफे में साथ बैठकर मेरा होमवर्क किया करते थे, वो मेरी मदद करता था और मैं बस अच्छे नंबरों से स्कूल खत्म करना चाहती थी ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। तो रोई उससे कहता है कि फिर तो तुम्हारी लाइफ बहुत फैंसी होगी। तो कैमरन उससे कहती है कि सब इतना भी फैंसी नहीं था, हम रोड ट्रिप्स पर जाया करते थे। मैं अपने डैड से कहती थी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं झूठ बोलती थी और उसके साथ निकल जाती थी। हम उसकी वैन में बैठकर जाते थे और हम कॉन्सर्ट्स में होते थे, और जब हम कॉन्सर्ट्स में होते थे तो मैं बैक स्टेज ही रहती थी। और उसने मेरे लिए एक गाना भी लिखा था। जब कॉन्सर्ट में उसने ये गाना गाया तो हजारों लोग उसके साथ ये गाने लगे। तब मैं समझ गई कि उसने ये मेरे लिए लिखा है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि जब तुम इश्क में होते हो तो जिंदगी किसी गाने जैसी लगती है। और फिर वो गाना थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है और फिर आती है तन्हाई। और वो उससे कहती है कि मैं उसके बगैर एक सेकंड भी नहीं गुजार सकती थी और वो मेरे बिना पूरा पूरा दिन गुजार लेता था। और वो रोई को कहती है कि पता है एक सिंगर से प्यार करने में नुकसान क्या होता है, तुम उसे भुला तो सकते हो पर उसकी आवाज को नहीं। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे उसके ही गाने बजते सुनाई देते थे, हर गली में उसके बैनर्स लगे होते थे और जब मैं रेडियो ऑन करती थी तब भी उसी के गाने चल रहे होते थे। और फिर एक दिन मैंने उसका दिया हुआ गिटार और उसका सारा सामान जला दिया और वो उससे कहती है कि बदकिस्मती से उस आग में मेरा घर भी जल गया और मेरे डैड को ऐसा लगा मैं अपने लिए और अपने साथ रहने वालों के लिए खतरा हूँ और उन्होंने मुझे पागल खाने में डाल दिया और उन्होंने कहा मुझे एक साथ कई बीमारियां हैं। और वो उससे बताती है कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था इसे एपिसोड्स ऑफ इमोशनल डिसोसिएशन है, साइकोटिक ब्रेकडाउन विद पैरानाइड थॉट्स। और उससे कहती है एक ने तो कहा था कि इसे ऑटोनीमिया है। और वो कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ। तो रोई उससे कहता है कि ऐसा मत कहो। और कैमरन ये सारी बातें बताने के बाद काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो रोई उससे कहता है कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। और जिस प्लेन में ये लोग बैठे होते हैं रोई उस प्लेन को उड़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन रोई वो प्लेन उड़ा नहीं सकता और वो उसके इंजन को स्टार्ट करता है और उसे बाहर निकालता है और उसकी रेस को पीक पर ले जाकर छोड़ देता है, जिससे वो दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और रोई उससे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और जब वो निकलते हैं और कैमरन अपनी जैकेट को देखती है और वो उससे कहती है कि वो हार नहीं मिल रहा। और इसके बाद बर्लिन को दिखाया जाता है जहां बर्लिन चोरी करने के बाद उसी होटल में वापस आ जाता है जहां वो कैमिल के साथ रह रहा होता है। और इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां दूसरी तरफ वही प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और बर्लिन कहता है कि जब वो अंदर आएंगे और तिजोरी को खोलेंगे तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा, ना ही कोई तोड़ फोड़ का निशान मिलेगा जिससे पता चल सके कि तिजोरी के अंदर कौन आया था। और उनकी शक की सुई बाहर वालों पर जाएगी क्योंकि ये लोग उस तिजोरी के बैग से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उस तिजोरी को वैसा ही बना देते हैं। और चोरी के बाद कमिश्नर लेवेल पोलिनियक के घर पर आती है और पोलिनियक को लेकर चली जाती है। और दमियान बर्लिन को कॉल करता है और उसको कहता है कि पोलिनियक के घर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, अभी के लिए शक की सुई उसी पर है। और दमियान उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ देख रहे हो। तो बर्लिन कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। और बर्लिन ये सब कुछ नहीं देख रहा होता क्योंकि बर्लिन उस शहर से बाहर होता है और इधर भी दमियान के साथ भी झूठ बोल रहा होता है। और इसके बाद दमियान कहता है और जब उधर पुलिस अपनी जांच शुरू करेगी ठीक उसी वक्त हम लोग भागने के लिए तैयारी शुरू करेंगे। और बर्लिन कहता है कि ब्रूस और कैला सबसे पहले निकलेंगे। और दमियान उससे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से सीधा बस स्टैंड जाओगे और वहां से सीधा स्पेन पहुंचोगे और तुम अपने साथ गहनों के 3 टिन लेकर जाओगे। और बर्लिन कहता है क्या आपने कभी जिंदगी में देखा है कि करोड़ों के हीरे खोजने के लिए पुलिस बस में चढ़ी हो? और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और दमियान कहता है कि इसके बाद बारी आएगी रोई और कैमरन की। और वो कहता है कि रोई और कैमरन तुम जाकर वो वैन लेकर आओगे जो हम स्पेन से लेकर आए थे। दमियान उससे कहता है कि मैं बाकी बचे हुए डब्बों के साथ निकलूंगा और उस होटल से 2 ब्लॉक दूर मिलूंगा ताकि किसी को शक न हो। और बर्लिन कहता है कि हम इस जहाज के कप्तान इस होटल से सबसे आखिर में निकलेंगे। और दमियान कहता है हमारी की हुई इस चोरी के सब सामान को बर्लिन ठिकाने लगाएगा, टेलीस्कोप्स और मॉनिटर्स को वो एक शिपमेंट कंपनी को देगा और इसके बाद वो भी स्पेन में पहुंचेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैमिल पर जहाँ वो बर्लिन के कमरे में आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और मैं वापस जा रही हूँ। और कैमिल कहती है अभी सोचने की बारी मेरी है। पर बर्लिन उससे कहता है पर आप तो साथ में नाश्ता करने वाली थी। तो कैमिल उसे कहती है कि तुम्हें फैसला लेने में इतनी मुश्किल हुई जब तुम सिर्फ एक से प्यार करते हो, मतलब कि मुझसे प्यार करते हो, तो सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो बर्लिन उसे कहता है कि हम आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे पर मैं अपना नंबर कुछ
दिन तक ऑन रखूंगा। और कैमिल जब अपने घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद होते हैं और उसके घर में उसे कमिश्नर लवेल मिलती है। कैमिल उससे पूछती है कि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। कमिश्नर कहती है कि मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है और वो उसके घर में मौजूद एक सेफ को कहती है कि आप इसको हमें खोल कर दे दें। तो कैमिल कहती है कि इसका कोड मेरे पास नहीं है, ये मेरे हस्बैंड यूज किया करते थे, आप मुझे बता दें कि यहाँ क्या हुआ है। तो इसके बाद पॉलिना को दिखाया जाता है जहाँ कमिश्नर लवेल उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई होती है और वो उससे पूछती है कि कल रात आप कहाँ थे। तो वो उन्हें कहता है कि मैंने रात में नींद की 2 गोलियां खाई थी और सीधे आज सुबह ही उठा हूँ। तो वो उससे कहती है कि आपको नींद में चलने की आदत है क्या, क्योंकि रात के 1 बजे आपको पार्किंग लॉट में देखा गया है। और उसके बाद आप अपनी कार लेकर अपने शेंटली के फार्म हाउस में गए थे और उसे वो कैमरास की वीडियोस दिखाती है। तो पॉलिना कहता है कि मेरे पास ऐसी कार और ऐसा कोड जरूर है, पर ये मैं नहीं हूँ, हो सकता है कि ये वही चोर है। तो उससे कहती है कि मैंने सारे सीसीटीवी चेक किए हैं जिनसे आपकी कार नेशनल हाईवे 13 की तरफ जाते हुए दिखाई गई है। और वो उसे बताती है कि मैंने आपके फोन को भी ट्रैक किया है और वो भी मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आपके शेंटली के फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को आपके शेंटली के फार्म हाउस से कुछ धागे मिले हैं जो एग्जैक्टली उन गहनों के रिबन से मैच होते हैं और एक छोटा सा डायमंड भी मिला है। हो सकता है कि जल्दबाजी में आपसे ये वहीं छूट गया हो। और बर्लिन भी अपने होटल में वापस आ चुका होता है और वो अपने प्लान में यूज किए गए मॉनिटर्स और टेलीस्कोप्स को ठिकाने लगा रहा होता है। और जब वो टेलीस्कोप की तरफ आता है तो वो उस होटल से अगेन कैमिल को देखता है, जहाँ वो उसे देखता है कि वो काफी परेशान है। और कैमिल बर्लिन को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि बहुत कुछ बुरा हुआ है, तो मेरे घर आ सकते हो क्या। तो बर्लिन उसके घर जाता है और कैमिल उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड एक नीलामी घर के डायरेक्टर हैं और कल रात उनके नीलामी घर से 44 मिलियन यूरोस की चोरी हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगाया गया है। तो बर्लिन कहता है तो कोई सबूत मिला है। तो कैमिल उससे कहती है कि वो कहते हैं कि वो रात में कहीं गए थे और हमारे शेंटली वाले फार्म हाउस से कुछ सबूत मिले हैं। और बर्लिन उससे कहता है कि आप परेशान मत हो और वो उससे पूछता है क्या वो अक्सर बाहर जाया करते थे। तो कैमिल उससे बताती है कि वो अक्सर बाहर जाया करते थे क्योंकि उनकी नौकरी ही ऐसी थी, उन्हें दुनिया के कोने कोने से नीलामी के लिए नायाब चीजें लेकर आना पड़ती थी। और उससे कहती है कि क्या पता वो सच में क्रिमिनल हो और वो खुद भी उस चोरी की प्लानिंग कर रहे हों। और बर्लिन जब ये सुनता है तो इधर भी वो एक प्ले बॉय का रोल प्ले करता है और वो उसके इमोशंस के साथ खेलता है और उससे पूछता है क्या उन्हें अक्सर फोन्स आते थे और वो हमेशा बात करने के लिए कोना ढूंढते थे और अचानक से बाहर चले जाते थे। तो कैमिल उसे बताती है कि हाँ ऐसा ही होता था, उन्होंने हमारे रूम में एक खुफिया तिजोरी भी बना रखी है और पुलिस ने उसे खोला है और उसे वो ये तिजोरी दिखाती है। और कैमिल उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। और इधर इस एपिसोड का दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।